आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं कि कैसे एक पूरा देश डर, नफरत और संकट के समय में तानाशाही के चंगुल में फंस गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1945 से। सोचिए, एक 11 साल का जर्मन लड़का है हेलमुथ, जो अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और वो अपने माता पिता को बहुत ही गंभीर आवाज में बात करते हुए सुनता है। उसके पिता, जो एक जाने माने नाज़ी थे, अपनी पत्नी से कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ ठीक वही करेंगे जो हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। इन शब्दों में जो खौफ छिपा है वो उस समय कई नाज़ियों के दिलों में घर कर गया था। जानते हैं अगले ही दिन क्या हुआ? हेलमुथ के पिता ने खुद को गोली मार ली। अब ये जो एक व्यक्तिगत कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर जर्मनी में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण एक पिता को इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा? आइए इस डर के पीछे की वजहों को समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, ठीक पहले विश्व युद्ध के अंत में, जहां इस डर के बीज बोए गए थे। तो हुआ ये कि जर्मनी की हार के बाद जीतने वाले देशों ने उस पर एक बहुत ही कठोर और अपमानजनक संधि थोप दी। जर्मनी ने अपना 13% इलाका, अपनी आबादी का 10वां हिस्सा, 75% लोहा और 26% कोयला सब खो दिया। इस राष्ट्रीय अपमान ने लोगों के दिलों में एक गहरे असंतोष और बदले की भावना को जन्म दे दिया था। युद्ध के बाद जर्मनी में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, जिसे वाइमर गणराज्य कहा गया। लेकिन सच तो ये है कि ये शुरू से ही बहुत अस्थिर थी। लोग उसे नवंबर के अपराधी कहकर बदनाम करते थे, क्योंकि उसी सरकार ने वर्साई की संधि को स्वीकार किया था। राजनीतिक सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर था कि कोई भी सरकार टिक ही नहीं पा रही थी, और इसी वजह से लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठने लगा। और राजनीतिक अस्थिरता तो थी ही, उसके साथ साथ एक भयानक आर्थिक संकट भी आ गया, जिसने वाइमर गणराज्य की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब देखिए, युद्ध का हर्जाना चुकाने के लिए जर्मनी के सोने के भंडार तो खत्म हो रहे थे। तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने बड़ी मात्रा में कागजी नोट छापना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जर्मन मार्क की कीमत कागज के टुकड़ों की तरह गिरने लगी। जरा एक पल के लिए इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरे देश की बचत का खात्मा है। अप्रैल में $1 की कीमत थी 24,000 मार्क, ठीक है? लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद जुलाई में ये आंकड़ा उछलकर 3,53,000 हो गया। और दिसंबर आते आते, यकीन करना भी मुश्किल है, लगभग 10 करोड़ मार्क। मतलब लोगों की जिंदगी भर की कमाई पल भर में राख हो गई। हालत इतनी खराब थी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेले में भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। सोचिए जरा। अब जब देश में इतनी निराशा और हताशा फैली हो, तो लोग क्या करते हैं? वो एक ऐसे मसीहा की तलाश करते हैं जो उन्हें इस संकट से बाहर निकालने का वादा करे। और जर्मनी को वो मसीहा मिला हिटलर के रूप में। अमेरिकी मदद से जर्मनी की अर्थव्यवस्था थोड़ी संभाली रही थी कि 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया। इस महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा जर्मनी पर, क्योंकि उसकी रिकवरी पूरी तरह से अमेरिकी कर्जों पर ही टिकी हुई थी। सिर्फ 3 सालों के अंदर जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम रह गया। इसका सीधा मतलब था कारखाने बंद, काम ठप, 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, जिनके पास न तो काम था और न ही भविष्य की कोई उम्मीद। सड़कों पर बस हताशा और लाचारी का माहौल था। और इसी निराशा के माहौल में एक आवाज जोर पकड़ रही थी। इस चार्ट को देखिए, ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। 1928 में जब हालात थोड़े बेहतर थे, नाज़ी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। लेकिन 1932 तक, जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, उनके वोट बढ़कर 37% हो गए और वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। ये सीधा सबूत है कि कैसे आर्थिक तबाही ने नफरत और अतिवाद के लिए जमीन तैयार कर दी। हिटलर एक बहुत ही करिश्माई और शक्तिशाली वक्ता था। वो अपनी रैलियों और भाषणों को एक तमाशे की तरह इस्तेमाल करता था। उसने लोगों की दुखती रग पर हाथ रखा, बेरोजगारी का डर, राष्ट्रीय अपमान का गुस्सा, और उसने वादे भी बहुत सरल किए। हर किसी को काम, एक मजबूत राष्ट्र और वर्साई की संधि का बदला। हताश लोगों के लिए ये शब्द सिर्फ वादे नहीं थे, ये उम्मीद की एक किरण थे। सत्ता में आते ही हिटलर ने बहुत तेजी से लोकतंत्र की हर एक संस्था को खत्म करना शुरू कर दिया और एक क्रूर तानाशाही की नींव रखी। ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ।
देखिए, जनवरी 1933 में चांसलर बनने के ठीक 1 महीने बाद जर्मन संसद में एक रहस्यमयी आग लगे। हिटलर ने इसका इस्तेमाल करके सारे नागरिक अधिकार रद्द कर दिए। फिर मार्च में इनेबलिंग एक्ट ने उसे संसद को बाईपास करके कानून बनाने की पूरी ताकत दे दी। बस लोकतंत्र खत्म हो चुका था। नात्सी पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों पर बैन लगा दिया गया। मीडिया से लेकर न्यायपालिका तक हर चीज पर सरकार का कंट्रोल था। गेस्टापो जैसी गुप्त पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने और यातना शिविरों में भेजने की खुली छूट थी। एक ऐसा डर का माहौल बनाया गया ताकि कोई भी अपनी आवाज ना उठा सके। अब हम उस भयानक सच्चाई की ओर आते हैं जो हेलमुथ के पिता के डर का असली कारण थी। नात्सी शासन का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि एक नस्लीय विचारधारा को लागू करना था। तो पहला कदम था यहूदियों को समाज से पूरी तरह अलग थलग करना। 1935 के न्यूरनबर्ग कानूनों ने उन्हें जर्मन नागरिकता से ही वंचित कर दिया। उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया और उनके व्यापार को बर्बाद कर दिया गया ताकि वो देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। अगला चरण और भी क्रूर था, उन्हें घेटो नाम के खास इलाकों में कैद करने का। ये घेटो बेहद दयनीय जगहें थीं, जहां लोगों को अपनी सारी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था। यहाँ भूख और बीमारी से हजारों लोग मारे गए। और फिर आया आखिरी सबसे भयानक चरण, विनाश। नात्सियों ने जिसे अंतिम समाधान कहा, वो असल में यूरोप के यहूदियों का एक योजनाबद्ध नरसंहार था। लगभग 60 लाख यहूदियों और साथ ही लाखों दूसरे लोगों को गैस चैम्बरों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मार दिया गया। तो अब हम हेलमुथ के पिता के डर को समझ सकते हैं। उसे डर था कि मित्र राष्ट्र उनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा नात्सियों ने अपने शिकार लोगों के साथ किया था। ये कहानी सिर्फ अतीत का एक अध्याय नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। एक जर्मन पादरी थे, मार्टिन निमोलर, जो नाथी शासन का विरोध करते थे। उन्होंने ये शक्तिशाली शब्द लिखे थे। यह हमें याद दिलाता है कि जब अन्याय होता है तो चुप रहना कितना खतरनाक हो सकता है। जब दूसरों पर जुल्म हो रहा था तो कई जर्मन नागरिक या तो चुप रहे या उन्होंने दूसरी तरफ देखना ही बेहतर समझा। तो आखिर में ये एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है, जब संगठित अपराध और क्रूरता समाज में अपनी जड़ें जमा रही हों, तो उदासीन रहने और चुप रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है।